हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोज के सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसको लिखा है अनीस जंग ने। और इसके जो अथर हैं अनीस जंग, ये राउरकेला में पैदा हुई थी, यानी कि इंडिया में ही राउरकेला में 1964 में पैदा हुई थी। और इनकी जो स्कूलिंग है वो हैदराबाद में हुई थी और हायर एजुकेशन के लिए इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी भेजा गया था, यानी कि इनकी जो हायर एजुकेशन है वो अमेरिका में हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, और ब्रैकेट में देखिए लिखा गया स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहाँ पे लॉस्ट का मतलब खोया हुआ और स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी बसंत ऋतु की बात नहीं हो रही है, क्योंकि बसंत ऋतु को पूरे सभी ऋतुओं में सबसे अच्छा माना गया है, सबसे जॉयफुल माना गया है। और उसी तरह से जो हमारी जो लाइफ साइकिल होती है, इसमें जो बचपन वाला स्टेज होता है उसको सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे जॉयफुल माना जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा बचपन है, चाइल्डहुड को यहाँ पे रिलेट किया गया स्प्रिंग से। और फ्रेंड्स, इसका जो थीम है वो यही है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो गरीबी की वजह से अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बचपन में ही उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और उन्हें अपना पालन पोषण करने के लिए बहुत ही कम उम्र में काम करना पड़ता है। और ये लोग बचपन के उन जॉयफुल डेज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जैसे खेल कूद हो गया या फिर स्कूलिंग हो गई। तो ये सभी चीज़ें छोड़कर इन्हें बचपन में ही काम करना पड़ता है। तो इस लेसन में ऐसे ही बच्चों की माइजरेबल कंडीशन बताई गई है। तो ये अगर लेसन की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेसन दो पार्ट में है। पहला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट है समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिसमें बात हो रही है एक साहिब नाम के छोटे से लड़के की, जो वास्तव में एक कबाड़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हेडिंग की तरह, हेडलाइन की तरह यहाँ पे दिया गया है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज, यानी कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी का जो नरेटर है वो खुद इसकी जो लेखिका हैं अनीस जंग, वही इसकी नरेटर है। तो वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, यानी कि जो नरेटर है वो नरेटर ने साहिब से पूछा, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये काम क्यों करते हो। whom I encounter every morning, जिससे मैं प्रत्येक सुबह मिलती हूँ, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जो मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में से सोना तलाश करता है, कचरे के ढेर में से सोना तलाश करता है या फिर धन की तलाश करता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने बहुत पहले ही अपना घर बार छोड़ दिया था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, यानी कि साहिब बहुत पहले ही अपना घर छोड़ चुका था। सेट एमिड्स्ट, सेट एमिड्स्ट का मतलब क्या है, जो बीच में स्थित था, और किसके, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी कि ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच उसका घर स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और अब उसे अपने घर की यादें दूर दूर तक नहीं आती, यानी कि अब वह कभी भी अपने घर के बारे में नहीं सोचता है। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि अब दूर दूर तक भी उसकी यादों में कहीं भी उसका घर नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स का मतलब तूफान होता है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे का मतलब क्या है, बहा कर ले जाना। दियर फील्ड्स, उसके खेतों को, एंड होम्स, और उसके घर को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती हैं। तो उसकी माँ उसे बताती हैं कि बड़े बड़े तूफान आए जो उसके खेतों को और उसके घर को बहाकर ले गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और यही वह कारण था कि उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसी वजह से उन्होंने अपने गांव को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, लुकिंग फॉर का मतलब की तलाश में, गोल्ड यानी सोने की तलाश में, धन की तलाश में, इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में आ गए, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वह अब रहता है। और इसी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बड़े शहर में धन की तलाश में आ गए, जहाँ पे वो अब रहते हैं। अब यहाँ पे साहिब कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, यानी कि वह धीरे से कहता है, वो बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, यानी कि उनसे नज़रें बचाते हुए, वह उनसे नज़रें बचाते हुए धीरे से बड़बड़ाता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास करने के लिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।
और ये जो ऑथर हैं वो क्या कहते हैं कि गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, यानी कि मैंने बहुत ही चालाकी से, ग्लिबली का मतलब है चालाकी से, चतुराई से मैंने कहा गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन मुझे तुरंत यह आभास हुआ कि मेरा जो ये एडवाइस था, जो सलाह था, वो कितना खोखला था, इसमें कोई दम नहीं था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं जो कि यहाँ से है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। वो साहिब कहता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, यानी कि जब भी कोई स्कूल बनेगा तो मैं उस स्कूल में जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब ये नरेटर कहती है कि मैंने मजाक करते हुए मैंने कहा कि यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूँ, मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे? येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और तेज़ी से मुस्कुराते हुए उसने कहा कि हाँ। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, अ फ्यू डेज़ लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद, आई सी हिम मैं उसे देखती हूँ, रनिंग अप टू मी मेरे पास दौड़ कर आते हुए। कुछ दिन के बाद मैंने उसे दौड़ कर अपने पास आते हुए देखा। इज़ योर स्कूल रेडी, और वो मुझसे आकर पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया, तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, और मैं कहती हूँ कि एक स्कूल बनने में एक लंबा समय लगता है। एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। एम्बेरस्ड का मतलब है शर्मिंदा होते हुए, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस एक ऐसा वादा करने की वजह से शर्मिंदा होते हुए, दैट वॉज नो मेंट जिसका कोई मतलब ही नहीं था। एक यानी कि कहने का मतलब है कि एक झूठा वादा करने की वजह से मैं शर्मिंदा हो गई। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। ब्लैक वर्ल्ड का मतलब उसके धूमिल संसार में, उसके फीके संसार में ऐसे बहुत से झूठे वादे भरे पड़े हैं। अबाउंड का मतलब यहाँ पे है भरा पड़ा है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसा मैंने झूठा वादा किया, ऐसे कई झूठे वादे उसके जो फीका संसार उसका है उसमें भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी कि महीनों उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेज, और वो बताता है कि उसका नाम साहिब आलम है। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे ये भी नहीं पता कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही नोज़ इट्स मीनिंग, यदि उसे उसके नाम का मतलब पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसके नाम का मतलब है संसार का स्वामी, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इस पर विश्वास भी नहीं होता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी कि अपने नाम के अर्थ से अनजान होकर, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट बॉयज़, उसके जो फ्रेंड्स थे वो कौन थे? एक बेयर फूट बॉयज़ का मतलब है नंगे पैर घूमने वाले लड़कों का एक समूह था। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट बॉयज़, उनके जो फ्रेंड्स थे वो नंगे पैर घूमने वाले लड़कों का एक समूह था। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह सुबह चिड़ियों की तरह वो दिखाई देते थे। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते थे। Over the months I have come to recognize each of them. Over the months I have come to recognize, यानी कि महीनों के बाद, over the months महीनों के बाद, महीनों मिलते रहने से, I have come to recognize each of them, मैं उन सभी को पहचान गई थी। Why are not you wearing चप्पल्स? I ask one, और मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। My mother did not bring them down from the shelf, और उसने उत्तर दिया कि मेरी माँ ने मेरी चप्पल टाड़ पर से नहीं उतारी है। My mother did not bring them down from the shelf, मेरी माँ टाड़ से मेरी चप्पल नहीं उतारी। He answered simply, उसने एक सीधा सा आंसर दिया। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तो adds another यानी कि एक दूसरे लड़के ने कहा who is wearing shoes that do not match, जो बेमेल वाले जूते पहने हुए थे, यानी कि दोनों पैर में अलग अलग जूते पहने हुए था। Even if she did का मतलब क्या हो गया कि यदि वो उसे उतार भी देंगी, he will throw them off, तो वह उसे फेंक देगा। यदि उसकी माँ उसकी चप्पल को टाड़ पर से उतार भी देगी तो वह फेंक देगा। Adds another यानी दूसरे लड़के ने कहा who is wearing shoes, जो एक शूज़ तो पहने हुए था
दैट डू नॉट मैच, लेकिन वो मैच नहीं करते थे, बेमेल वाले जूते पहने हुए था। उसने ये बात कही। व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, और जब मैंने इस पर टिप्पणी किया, यानी कि जब नरेटर ने इस बात पर टिप्पणी किया, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वह केवल ज़मीन पर अपने पैरों को घसीटता है, लेकिन वह कुछ कहा नहीं। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय, यानी एक तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए, मैं जूते चाहता हूँ। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन भर कभी भी जूता नहीं खरीदा था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। वो कहता है कि मैंने पूरे देश का भ्रमण करते हुए, पूरे देश की यात्रा करते हुए, आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रेन यानी बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट नंगे पैर चलते हुए, इन सिटीज़ यानी कि शहरों में, ऑन विलेज रोड्स और गांव के सड़कों पर भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि यह नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, और यह इसका एक स्पष्टीकरण है। I wonder if this only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. I wonder यानी कि मैं सोचती हूँ, if this is only an excuse, कि यह केवल एक बहाना है, to explain away a perpetual state of poverty. perpetual का मतलब निरंतर या लगातार होता है, state of poverty यानी कि गरीबी की दशा। तो I wonder, मैं सोचती हूँ कि क्या ये गरीबी की दशा के निरंतर बने रहने की व्याख्या के लिए एक झूठा बहाना है। आई वंडर यानी कि मैं सोचती हूँ, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, कि यह केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन यानी समझाने का, अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि जो गरीबी की स्थिति है ये निरंतर बनी रहेगी, इस बात को समझाने का क्या ये एक बहाना है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है, आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है, अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, जो कहानी मुझे उडुपी के एक आदमी ने एक बार सुनाई थी, वह कहानी मुझे याद है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यानी कि जब वो एक छोटा लड़का था तो वह एक मंदिर से गुजरते हुए अपने स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, और उस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, यानी कि वह थोड़े समय के लिए वहाँ पे रुकता था। ब्रीफली का मतलब है थोड़े समय के लिए। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़े समय के लिए वहाँ पे रुकता था मंदिर के पास, एट द टेम्पल यानी मंदिर पर रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, और 30 साल बाद मैं उसके शहर गया, मैं उस मंदिर के पास गया। विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, जो मंदिर अब बिल्कुल उजड़ने के कगार पर था। विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, जो मंदिर अब बिल्कुल उजड़ने के कगार पर था। डिजोलेशन का मतलब उजड़ना होता है। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और मंदिर के पीछे की ओर जहाँ एक नया पुजारी रहता था, देयर वो रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक छोटा लड़का जो एक ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुआ था, स्लेटी रंग का। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, वह जूते और मोजे पहने हुए था। अराइव्ड पैंटिंग, यानी कि हाफते हुए आया। पैंटिंग और हाफना होता है। अराइव्ड पैंटिंग, हाफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। तो लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वह प्रार्थना याद आ गई। अनदर बॉय हैड मेड, जो उस दूसरे लड़के ने की थी, टू द गॉडेस यानी कि देवी से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे। तो उसने क्या प्रार्थना की थी? लेट मी नेवर लूज़ देम, कि ऐसा हो कि मेरे जूते कभी न खोएं।
लेट मी नेवर लूज दैम। भगवान से वो प्रार्थना करता है कि मैं अपने जूते कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और उस देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, यानी कि अब बहुत से छोटे लड़के पुजारी के बेटे की तरह, बहुत से बच्चे नाउ वोर शूज, अब जूते पहनते थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। बट मैनी अदर्स, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे लाइक द रैग पिकर्स, यानी कि उन कबाड़ियों की तरह, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के उन कबाड़ियों की तरह बहुत से बच्चे रिमेन शूलेस, अभी भी बिना जूते के रहते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं, 5वां पैराग्राफ हमारा। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फूट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। विद द बेयर फूट रैग पिकर्स, यानी कि उस नंगे पाँव कबाड़ियों से मेरी जो जान पहचान थी, लीड्स मी टू सीमापुरी, वह मुझे सीमापुरी ले गई। उन नंगे पैर चलने वाले कबाड़ियों से जो मेरी जान पहचान थी वो मुझे सीमापुरी ले गई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी सीमा में है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी का मतलब होता है बाहरी इलाका, बाहरी सीमा, जो दिल्ली के बाहरी सीमा में है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली का मतलब क्या है कि जो लाक्षणिक रूप से, यानी कि लक्षण से देखने में जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर लगता है, माइल्स अवे, मीलों दूर लगता है, यानी कि दिल्ली में और उसमें अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स का मतलब जो कहीं और से आके शरण ले लेते हैं, यानी कि उनका वहाँ पे कुछ भी नहीं है, दूसरों की ज़मीन पर जो आकर बस जाती हैं, तो उनको हम दूसरों की ज़मीन पर आकर बस जाते हैं, उनको हम स्क्वैटर्स कहते हैं। या फिर हम उसको अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में गैर कानूनी बशिंदे कह सकते हैं। तो दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो सभी लोग कौन हैं? बशिंदे हैं, जो दूसरों की ज़मीन पर रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ एमंग देम, और साहेब की फैमिली भी, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, विल्डरनेस का मतलब यहाँ पे बिल्कुल उजाड़ से है, जो बिल्कुल बंजर होता है जो ज़मीन। तो सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, उस समय सीमापुरी बिल्कुल उजाड़ था। इट स्टिल इज़, और वो अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन वो अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, तो यहाँ पे टर्पोलिन का मतलब क्या होता है? जो तिरपाल होता है, टर्पोलिन उसको कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए कि उसमें मड के जो स्ट्रक्चर थे वो मड के थे, यानी कि मिट्टी के घर थे। विद रूफ्स ऑफ टिन, जिसकी जो छत थी वो टिन की थी। एंड टर्पोलिन, टर्पोलिन का मतलब तिरपाल के थे, उसकी जो छतें थी वो तिरपाल की थी या फिर टिन की थी, और वो जो उसका स्ट्रक्चर था वो मिट्टी का बना हुआ था, यानी कि कच्चे घर। डिवाइड ऑफ सेवेज, डिवाइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यानी कि डिवाइड ऑफ का वहाँ पे अभाव था, वो अभी भी ये चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। जहाँ पे सीवेज या ड्रेनेज को हम क्या कह सकते हैं? जो वेस्ट वाटर होता है उसको, उसका जो निकासी होता है, जो नाला कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी भी नालों का अभाव था। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और वहाँ पे 10,000 कबाड़ी लोग रहते थे, अभी भी वहाँ पे 10,000 कबाड़ी लोग रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर दैन 30 ईयर्स, यानी कि वे वहाँ पे लगभग 30 साल से भी ज़्यादा समय से रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर दैन 30 ईयर्स, यानी कि वे वहाँ 30 सालों से भी ज़्यादा समय से रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, और बिना किसी अनुमति के। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिससे वे अनाज भी खरीद सकते थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, क्योंकि जीने के लिए पहचान से अधिक भोजन जरूरी है।
फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर सर्वाइवल यानी कि जीवन जीने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा, पहचान की अपेक्षा जीवन जीने के लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, यानी कि यदि हम दिन के अंत में अर्थात शाम को अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकइंग स्टमक, और बिना पेट दर्द के हम सो सकते हैं, वी वुड रैदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो वी वुड रैदर लिव हियर, तो हम यहाँ पे रहना अधिक पसंद करेंगे, दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, उन खेतों की अपेक्षा जिसमें कोई अनाज नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि यदि हम दिन के अंत में यानी कि शाम को अगर हम अपने परिवार का पेट भर सकते हैं, उन्हें खाना खिला सकते हैं और बिना पेट दर्द के आराम से सो सकते हैं, वी वुड रैदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे उन खेतों की अपेक्षा जो हमें अनाज नहीं देते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, यानी कि एक औरतों के एक समूह ने ऐसा कहा, इन टैटर्ड साड़ीज़, जो फटी हुई साड़ियों में थी। टैटर्ड का मतलब है फटी पुरानी। तो से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, फटी हुई साड़ी पहने औरतों के एक ग्रुप ने ऐसा कहा। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि वे अपने सुंदर खेतों को और हरे भरे मैदानों को, नदियों को छोड़कर क्यों आए हैं, तो उस झुंड ने उनसे ऐसा कहा, वेयर एवर दे फाइंड फूड, वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड, उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच दियर टेंट्स, वहाँ पे वो अपना तंबू गाड़ देते हैं। दे पिच दियर टेंट्स, वहाँ पे वो अपना तंबू गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उनका चलता फिरता मकान हो जाता है, चलता फिरता घर हो जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल्स, और उसके बाद उनके जीविका में पार्टनर्स होते हैं, यानी कि भागीदार होते हैं, वो भी उनकी जीविका में उनकी मदद करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में अगर जीविका की बात करें तो वो केवल एक कबाड़ इकट्ठा करना है, कबाड़ी बनना है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, यानी कि वर्षों के समय ने इसे एक ललित कला में बदल दिया है। यानी कि जो कबाड़ इकट्ठा करने का जो काम है, ये इतने वर्षों से वहाँ पे हो रहा है कि यह एक ललित कला बन गया है वहाँ पे। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, यानी कि ये कबाड़ ही उनके लिए सोना है, या कह सकते हैं कि धन है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए ये कबाड़ ही, ये कूड़ा करकट ही सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, या उनकी रोज़ी रोटी है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, या उनकी रोज़ी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सिर की छत भी इसी से है। इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे भले ही वो छत लीक करने वाली, उस छत से पानी टपकता हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे कहीं ज़्यादा है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए ये कूड़ा करकट ही सोने के समान है, धन के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, या उनकी रोज़ी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर की छत के समान है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे भले ही उस छत से पानी टपक रहा हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे कहीं अधिक है। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। वो साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, और यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज, साहिब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, और जब वो ऐसा कहता है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, वो कहता है कि जब आपको कूड़ा करकट के ढेर से चांदी का एक सिक्का मिल जाता है, you don't stop scrounging, तो आप उसे ढूंढना बंद नहीं करते हैं, तलाश करना बंद नहीं करते हैं। For there is hope of finding more, क्योंकि और अधिक पाने की उम्मीद होती है। यदि एक सिक्का मिल गया है तो उसी कूड़ा करकट के ढेर में और भी सिक्के मिलने की एक उम्मीद होती है। For there is hope of finding more, क्योंकि और अधिक सिक्कों के पाने की उम्मीद होती है। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents,
ऐसा लगता है कि कूड़ा करकट का जो मीनिंग है वो उनके पेरेंट्स के लिए अलग है और उन बच्चों के लिए अलग है। ऐसा लगता है कि कूड़ा करकट का अर्थ उन बच्चों के लिए अलग है और उनके पेरेंट्स यानी माता पिता के लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। उन बच्चों के लिए तो यह एक कपड़े में लिपटा हुआ एक आश्चर्य है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। उन बच्चों के लिए यह एक ढका हुआ आश्चर्य है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स सर्वाइवल। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स सर्वाइवल। और बड़े लोगों के लिए यह केवल एक जीविका का एक साधन है। उन बच्चों के लिए यह एक सरप्राइज़ के समान है और बड़े लोगों के लिए यह केवल एक जीविका का साधन है। यानी कि उस कूड़ा करकट में उन्हें उन बच्चों को बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उनके लिए एक एक्साइटिंग काम है ये, और उनके माता पिता के लिए केवल यह एक जीविका का एक साधन है। अब इसके आगे देखते हैं कि वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। वन विंटर मॉर्निंग यानी कि सर्दी की एक सुबह, आई सी साहब मैंने साहब को देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट यानी कि चारदीवारी के गेट पर खड़े हुए, ऑफ द नेबरहुड क्लब यानी पास के क्लब के। एक सर्दी की सुबह मैंने साहब को एक क्लब के चारदीवारी के गेट पर खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। दो युवा लोगों को देखते हुए, ड्रेस्ड इन वाइट जो सफ़ेद कपड़ों में थे। यानी कि वो क्या कर रहा था, वो उसी गेट पर खड़े होकर दो लोगों को देख रहा था जो सफ़ेद कपड़े पहनकर प्लेइंग टेनिस यानी कि टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स। हम का मतलब क्या होता है, मन में ही बुदबुदाना। उसने मन में ही कहा आई लाइक द गेम, मुझे यह खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। यानी कि चारदीवारी के पीछे ही खड़े होकर उस खेल को देखकर उसे संतुष्टि मिलती थी। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स। और वह यह स्वीकार करता है व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता है, आई गो इनसाइड तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और वो कहता है, साहब कहता है कि जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्टेन्स ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ यानी कि उसे देखा गया कि साहब भी टेनिस शूज़ पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रेंज जो बहुत ही अजीब लग रहा है, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट यानी कि उसके गंदे शर्ट और शॉर्ट्स और कच्छे पर या फिर निकर उसको कह सकते हैं, जो उसके उस गंदे शर्ट और निकर पर बहुत ही अजीब लग रहा था, जो टेनिस शूज़ वो पहना हुआ था। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। और उसने स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि किसी ने मुझे ये दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर दैम बिकॉज ऑफ a hole in one of them does not bother him. The fact यानी कि यह तथ्य that they are discarded shoes, that they are discarded shoes, discarded का मतलब त्यागे हुए, कि वह किसी रिच बॉय यानी कि किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते हैं, who perhaps refused to wear them, जिसने शायद उसे पहनने से मना कर दिया होगा, because of a hole in one of them, क्योंकि उनमें से एक शूज़ में एक छेद हो गया था। डज़ नॉट बॉदर हिम, लेकिन यह तथ्य, इस तथ्य से उसे कोई परेशानी नहीं होती, इस सच्चाई से उसे कोई परेशानी नहीं है कि यह किसी अमीर लड़के ने इसे त्याग दिया होगा इस जूते को, क्योंकि इसमें एक छेद है, और ऐसे जूतों को पहनने से उसे कोई आपत्ति नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसे बच्चे के लिए जो हमेशा नंगे पैर चलता हो, इवन शूज़ विद अ होल, उसे अगर एक छेद वाला ही अगर जूता मिल जाता है तो वह उसके लिए सपना सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वह खेल जो इतने ध्यान से देख रहा था वो उसकी पहुंच से कहीं बाहर था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब बहुत ही ध्यान से, लेकिन वह खेल जिसे वह बहुत ध्यान से देख रहा था इज़ आउट ऑफ हिज रीच, और उसकी पहुंच से बाहर है। अब ये पार्ट 1 का हमारा लास्ट पैराग्राफ है,
दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यानी कि उस सुबह साहिब एक चाय की दुकान पर, एक दूध की दुकान पर जा रहा था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह क्या हुआ कि साहिब एक दूध की दुकान पर जा रहा था, या फिर कह सकते हैं एक चाय की दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्तर, और उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं सड़क के पास एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने दूर इशारा करते हुए कहा। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, उसने कहा कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और दिन भर का भोजन मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क, और मैंने उससे पूछा कि क्या उसे वह काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और मैंने देखा कि उसके चेहरे से वो जो बेपरवाह वाली लुक थी वो गायब हो गई। जैसे वो बिल्कुल फ्री होके बेपरवाह घूमता था, वो लुक उसके चेहरे पर नहीं थी। द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी कि वह जो स्टील की कनस्तर थी वह उसके प्लास्टिक बैग से कहीं ज़्यादा भारी लग रही थी, जिसे वो बहुत ही आसानी से अपने कंधे पर कैरी करता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वह जो बैग था वो उसका था। द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और वो कनस्तर उसका था जो उस चाय की दुकान का मालिक था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे इस पूरे लेसन का जो फर्स्ट पार्ट था ये समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।